प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। आपको क्या लगता है कि क्यों हेमा मालिनी और ईशा देओल एक जैसी दिखती हैं? या क्यों शर्मिला टैगोर और सैफ अली खान की शक्लों में एक जैसी झलक है? आप सोच रहे होंगे कि क्या बेतुका सवाल है ये। इसका जवाब तो हर कोई जानता है कि इन सभी का आपस में एक रिश्ता है, चाहे वो माँ बेटी का हो, माँ बेटे का, या फिर बाप बेटे का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों में हमेशा अपनी मां या अपने पिता जैसी शारीरिक विशेषताएं या लक्षण होते हैं, जैसे आंखों का रंग, बालों का रंग, नाक की बनावट या फिर शरीर की बनावट और रंग वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, कभी कभी तो बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी जैसे भी दिखते हैं। मगर क्यों हमेशा बच्चे अपने माता पिता जैसे दिखते हैं? क्यों उनमें अपने माता पिता के लक्षण होते हैं? खैर, आपने इस बारे में सोचा हो या ना सोचा हो, पर सालों पहले वैज्ञानिकों ने इस बारे में सोचना शुरू कर दिया था। यह जानने के लिए वैज्ञानिकों को काफी समय लगा और इस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रयोग किए। इन प्रयोगों को समझने के लिए हमें आज से 150 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए चलते हैं। इसी सुंदर बगीचे से सन 1865 में ऑगस्टियन मॉन्क ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता से प्राप्त लक्षणों के कारणों को जानने की पहल शुरू की थी। सन 1865 में ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया और आनुवांशिकता से प्राप्त लक्षणों के कारणों के बारे में अपने नियम दिए। आइए देखते हैं कि कैसे मेंडल ने ध्यानपूर्वक अलग अलग गुणों के साथ पौधों को क्रॉसब्रीड यानी संकरित किया और उनका क्या नतीजा निकला। इसे समझने के लिए हमें पहले मटर के पौधे को समझना होगा। मनुष्य की तरह मटर के फूल में भी नर और मादा अंग होते हैं। नर भाग यानी स्टेमन से एंथर पर लगे परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के मादा भाग यानी स्टिग्मा तक मधुमक्खी द्वारा पहुंचाए जाते हैं और स्वनिषेचन यानी सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया से मटर के बीज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को स्व परागकण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन में एक प्रकार के पौधे के नर भाग से एंथर्स को सावधानी पूर्वक काटने के बाद उस पौधे को स्टिग्मा यानी मादा भाग में दूसरे प्रकार के पौधे से पॉलन को डाला जाता है। मटर के पौधे पर अपना प्रयोग करने के लिए मेंडल ने पहले हरे बीज देने वाले पौधे को पीले बीज देने वाले पौधे के साथ संकरित किया, तो उन्हें लगा कि इससे हरे पीले बीज देने वाले पौधे का उत्पादन होगा, लेकिन उससे सिर्फ पीले बीज देने वाले पौधे का उत्पादन हुआ। मगर उनका प्रयोग यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। जब उन्होंने इन पीले बीजों से सेल्फ फर्टिलाइजेशन की क्रिया द्वारा उत्पादित हुए बीजों को देखा तो वो हैरान हो गए। उन्होंने पाया कि इन पीले बीजों के पौधों से 1 और 3 के अनुपात में हरे बीज देने वाले पौधे और पीले बीज देने वाले पौधे बने। इससे मेंडल ने यह बताया कि मटर के पौधे के जो अलग अलग लक्षण हैं, उनके कारक के 2 रूप हैं, जिसमें एक प्रबल है और दूसरा दुर्बल। इसलिए पीले रंग के हरे रंग पर प्रभावी होने से पीले बीज देने वाले पौधे का उत्पादन हुआ। मगर जब पीले बीजों के पौधों से हरे और पीले दोनों रंग के बीज देने वाले पौधों का उत्पादन हुआ, तो उन्होंने बताया कि उत्पादित हुए पीले बीज देने वाले पौधे में जरूर किसी तरह हरे बीज देने वाले पौधे का लक्षण संचारित या ट्रांसमिट हुआ होगा। मटर के पौधों को सावधानी से परखते हुए उन्हें एक मटर के पौधे में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 7 अलग अलग लक्षण मिले, जो थे
तने की लंबाई, फूल की स्थिति, फली का आकार, फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग और बीज के छिलके का रंग। मेंडल ने मटर के पौधे में मौजूद हर लक्षण के दो अलग अलग रूपों को देखा। उदाहरण के लिए पौधा बौना भी हो सकता है और ऊंचे कद का भी। फूल की स्थिति सिरे पर भी हो सकती है और किनारे पर भी। फली का आकार फूला हुआ भी हो सकता है और पिचका हुआ भी। फली का रंग पीला भी हो सकता है और हरा भी। बीज का आकार गोल भी हो सकता है और सिकुड़ा हुआ भी। बीज का रंग हरा भी हो सकता है और पीला भी। और बीज का छिलका सफेद भी हो सकता है और रंगा हुआ भी। अपने प्रयोगों द्वारा मेंडल ने पता लगाया कि माता पिता से प्राप्त अलग अलग कारकों के प्रभावशाली और कमजोर होने के कारण ही संतान में अलग अलग लक्षण प्रकट होते हैं। मगर वो कौन सा तत्व है जिससे माता पिता के लक्षण बच्चों में संचारित या ट्रांसफर होते हैं, इसकी जानकारी नहीं थी। जिस प्रकार ईंटों से दीवारें बनती हैं और दीवारों से मकान, उसी प्रकार हमारा शरीर भी सेल्स यानी कोशिकाओं से बना है, जिनमें न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स, हिस्टोन्स और डीएनए भी होते हैं। हमारे शरीर में लगभग 100 खरब कोशिकाएं होती हैं। ये सभी कोशिकाएं हमारी त्वचा, हड्डियां, मांसपेशियां, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम आदि में व्यवस्थित होती हैं। कोशिकाओं के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, जो कोशिकाओं के कार्यों का नियंत्रण करता है। न्यूक्लियस में 23 क्रोमोसोम्स 2 जोड़े में होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस में कुल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स में डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन पर लिपटा हुआ होता है, जिसके कारण आकार में वो बहुत छोटा दिखता है। जब कोशिका विभाजित होती है तो क्रोमोसोम में स्थित डीएनए भी विभाजित होते हैं और हूबहू अपना प्रतिरूप बनाते हैं। कुछ कोशिकाएं जैसे हमारे बाल और नाखून की कोशिकाएं मृत यानी मरी होती हैं, लेकिन इनकी जड़ें जीवित होने के कारण ये भी लगातार विभाजित होती रहती हैं। अन्य कोशिकाएं जैसे हमारे मस्तिष्क, मांसपेशियां और हृदय की कोशिकाएं कई बार विभाजित होने के बाद रुक जाती हैं। अलग अलग तरह की कोशिकाओं में विभाजन के समय डीएनए अलग अलग रफ्तार से अपना प्रतिरूप बनाता है ना? बड़ी आश्चर्य की बात कि इतना छोटा डीएनए इतना बड़ा काम करता है। मगर क्या आप जानते हैं जिस तत्व से माता पिता के लक्षण बच्चों में संचारित होते हैं, इसकी जानकारी कब मिली? सन 1903 में अमेरिकन जेनेटिसिस्ट वॉल्टर सटन ने मेंडल के प्रयोग को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रयोगों द्वारा यह स्पष्ट कर दिया कि क्रोमोसोम्स के कारण ही आनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट यानी संचारित होते हैं। इतना ही नहीं, यह भी साफ हो गया कि मेंडल द्वारा दिए गए आनुवंशिकता के नियमों का आधार भी जीन्स के दो अलग अलग रूप होते हैं, जिसमें एक प्रबल होता है और दूसरा दुर्बल। मगर अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि जीन्स क्रोमोसोम्स में स्थित प्रोटीन्स में होते हैं या न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में। इसी की खोज करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग करने शुरू कर दिए। कुछ वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया यानी जीवाणु और वायरसेस के साथ डीएनए को लेकर कई प्रयोग किए। सन 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने न्यूमोनिया बैक्टीरिया और चूहे को लेकर
अपना प्रयोग किया। चलिए देख ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया के दो स्ट्रेन्स यानी जीवाणुओं की दो किस्मों का प्रयोग किया। पहला स्मूथ यानी एस स्ट्रेन, जिसके चारों ओर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होती है, और दूसरा रफ यानी आर स्ट्रेन, जिस पर कोई कोटिंग नहीं होती। अगर इन्हें माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो स्मूथ स्ट्रेन चिकना दिखता है और रफ स्ट्रेन खुरदरा। एस स्ट्रेन विरुलेंट यानी रोग फैलाने वाले होते हैं, और आर स्ट्रेन नॉन विरुलेंट यानी ये रोग नहीं फैलाते। ग्रिफिथ ने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन एक चूहे को लगाया तो चूहा मर गया। फिर उन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया का इंजेक्शन दूसरे चूहे को लगाया तो चूहा बीमार तो हुआ मगर जिंदा रहा। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि स्मूथ स्ट्रेन यानी चिकनी किस्म के जीवाणुओं के चारों ओर पॉलीसैकेराइड की परत थी। इसलिए ग्रिफिथ को लगा कि शायद पॉलीसैकेराइड कोट के कारण ही एस स्ट्रेन विरुलेंट है, लेकिन उन्हें इस पर पूरा यकीन नहीं था। अगर ग्रिफिथ यहीं पर अपना प्रयोग रोक देते तो वो ये निष्कर्ष निकाल सकते थे कि पॉलीसैकेराइड कोट ही ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण का कारण है, मगर उन्होंने अपने प्रयोग को जारी रखा। जैसा कि ग्रिफिथ जानते थे कि पॉलीसैकेराइड्स पर गर्मी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मगर बैक्टीरिया गर्मी से मर जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मारने के लिए उन्हें गर्म किया और फिर चूहे को उसका इंजेक्शन लगाया। पता है क्या हुआ? जी हां, चूहा बीमार तो हुआ मगर जिंदा रहा, क्योंकि मरे हुए एस स्ट्रेन पर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग वैसी की वैसी थी, मगर गर्मी के कारण रोग फैलाने वाले बैक्टीरिया मर चुके थे। इसलिए ग्रिफिथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पॉलीसैकेराइड कोट ट्रांसफॉर्मेशन का कारण नहीं है। तो आपने देखा कि ना तो चूहा मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन से मरा और न ही जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वाले इंजेक्शन से। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्रिफिथ ने गर्म करके मरे हुए एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और जिंदा आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिलाकर चूहे को इंजेक्शन लगाया। आपको क्या लगता है, क्या हुआ? चूहा जिंदा रहा या मर गया? आपको लग रहा होगा कि चूहा जिंदा रहा, मगर नहीं, चूहा मर गया। है ना चौंका देने वाली बात? इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि ग्रिफिथ ने मरे हुए चूहे के खून के नमूने में जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को पाया। इसका मतलब यह हुआ कि मरे हुए एस स्ट्रेन की संक्रमण की क्षमता जरूर किसी तरह से आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को मिली होगी। क्योंकि गर्मी से प्रोटीन खत्म हो जाता है, इसलिए क्रोमोसोम्स में स्थित प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन का कारण नहीं हो सकता, यानी प्रोटीन भी आनुवांशिक लक्षणों को आगे नहीं बढ़ा सकता। इसलिए हो सकता है कि डीएनए ही वो तत्व है
जो आनुवांशिक लक्षणों को आगे बढ़ाता है। ग्रिफिथ ने सोचा कि मरे हुए विरुलेंट बैक्टीरिया के किसी तत्व ने ही नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को विरुलेंट बना दिया। यह उसे विरासत में मिली थी। इस आनुवांशिक लक्षण को आगे बढ़ाने को ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण का नाम दिया और उस अनजान तत्व को ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का नाम दिया गया। ग्रिफिथ द्वारा किए गए इस प्रयोग के आधार पर कई नई खोजें सामने आ पाईं। वो कौन सा तत्व है जो नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को विरुलेंट बना देता है? इसका पता लगाने के लिए सन 1944 में एवरी की टीम ने ग्रिफिथ के प्रयोग को दोबारा किया। पहले उन्होंने संक्रामक बैक्टीरिया को प्रोटीन खाने वाले एंजाइम के साथ ट्रीट किया ताकि बैक्टीरिया में मौजूद प्रोटीन खत्म हो जाए और पाया कि नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया विरुलेंट बैक्टीरिया में परिवर्तित हो गया है। इसका मतलब बैक्टीरिया में मौजूद प्रोटीन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नहीं है। फिर उन्होंने संक्रामक बैक्टीरिया को डीएनए खाने वाले एंजाइम के साथ ट्रीट किया और पाया कि नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया विरुलेंट बैक्टीरिया में परिवर्तित नहीं हुआ। इसका मतलब यह था कि डीएनए के बिना आनुवांशिक लक्षण आगे नहीं बढ़ सकते और वास्तव में डीएनए ही आनुवांशिक लक्षणों को आगे बढ़ाता है। यह प्रयोग उन पहले प्रयोगों में से एक थे जिन्होंने यह साबित कर दिया कि डीएनए ही हेरिडिटी को आगे बढ़ाने का मुख्य तत्व है। आइए अब जरा वैज्ञानिकों द्वारा किए गए कई सालों के अनुसंधानों के आधार पर जो जानकारी हम डीएनए के बारे में जान पाए हैं उस पर एक नजर डालते हैं। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एक न्यूक्लिक एसिड है जिसमें आनुवांशिक निर्देश समाहित होते हैं। किसी भी जीवित जीव के विकास के लिए डीएनए जरूरी है। डीएनए कुछ वायरसेस में भी पाया जाता है। हमारे शरीर में हो रही जितनी भी केमिकल यानी रासायनिक विक्रियाएं हैं उन सभी की जानकारी डीएनए के पास होती है। हमारे जीन्स डीएनए के बने होते हैं जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं। माता पिता के कौन से लक्षण उनके बच्चों में ट्रांसफर यानी स्थानांतरित होंगे, जैसे हमारी आंखों का रंग क्या होगा, हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी नाक की बनावट कैसी होगी या हमारे शरीर का रंग क्या होगा, वगैरह वगैरह। जो भी जैसे भी हैं हम, डीएनए हमें बनाता है। इतना ही नहीं, किन्हीं दो लोगों का डीएनए एक जैसा नहीं होता। डीएनए द्वारा हमारे या हमारे पूर्वजों के बारे में भी काफी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह डीएनए वही है जिससे वैज्ञानिकों ने बंदर और मनुष्य के बीच में खोई हुई कड़ी का पता लगाया था। हर एक मनुष्य का अपना अलग डीएनए स्वरूप होता है, जिसके कारण फॉरेंसिक वैज्ञानिक अपराधों को आसानी से हल कर पाते हैं। डीएनए ही आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का कारण है। तो देखा आपने किस तरह ग्रिफिथ द्वारा चूहे पर किए गए इस प्रयोग के आधार पर यह पता चल पाया कि हमारा शरीर एक साथ काम कर रही 100 खरब कोशिकाओं से बना है, जिनके केंद्र यानी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए स्थित होता है। और डीएनए ही वह तत्व है जो आनुवांशिक लक्षणों यानी कि आनुवांशिकता का कारण है। वैज्ञानिकों की सालों की मेहनत और अनुसंधानों द्वारा ही आज हम ये जान पाए हैं कि डीएनए ही वो तत्व है जिसके कारण बच्चों में अपने माता पिता के लक्षण प्राप्त होते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम आज जितनी सहजता से डीएनए जैसे शब्द का बातचीत में अक्सर प्रयोग कर लेते हैं, सालों पहले ये सिर्फ मानवीय सोच से उपजा एक प्रश्न चिन्ह था, जिसे हमारी जिज्ञासा ने आनुवांशिक विज्ञान की कई अनबूझ पहेलियों को सुलझाने वाला उत्तर बना दिया।